बच्चों हमारा अगला टेलीस्कोप है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका यूज बेसिकली हम टेरेस्ट्रियल चीज़ों को देखने के लिए करते हैं। जैसे कोई बहुत दूर स्थित कोई माउंटेन है उसको हमें देखना है, कोई बहुत दूर स्थित कोई बिल्डिंग है उसको हमें देखना है, तो उसके लिए यहाँ पर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए कोई माउंटेन ऐसे है तो हमारा इच्छा होगा उसको ऐसे ही देखना, ऐसा नहीं कि ऐसे देखें, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से भी ये काम हो सकता था, बशर्ते अगर कोई चीज़ इस तरह से है तो उसका इमेज इस तरह से हमें उल्टा दिखाई देगा। तो बस यहाँ परिवर्तन इतना कर देना, कोई टेक्निक ऐसी लगा देनी है कि यहाँ पर फाइनल इमेज जो हमें दिखे वो एरेक्ट दिखे, ना कि इन्वर्टेड दिखे। उसके लिए बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑलरेडी दो लेंसेज हुआ करते थे, आई पीस और यहाँ के अंदर ऑब्जेक्टिव। आई पीस जो कि आई के साइड में रहता था, यहाँ से हमारा आई चिपका हुआ रहता था, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्जेक्ट के साइड में रहता था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया जाने वाला जो इमेज होता था वो इन्वर्टेड होता था ऑब्जेक्ट की तुलना में। अब यहाँ पर हम ये चाहेंगे कि फाइनल इमेज हमारा क्या बने, हमारा फाइनल इमेज एरेक्ट बने ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ के अंदर हम क्या करेंगे, बीच में एक लेंस की व्यवस्था और करेंगे और इस लेंस का केवल काम होगा एरेक्ट करना, सीधा करना। इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट को सीधा कर देना, ऐसे कर देना इस लेंस की ड्यूटी है, इसलिए इसको एरेक्टिंग लेंस कहेंगे। इसके साइज पर कोई प्रभाव ही नहीं डालेगा, जितना ये है उतना ही बड़ा यहाँ पर इमेज बनेगा। हमसे छोटा बड़ा थोड़ा सा बन गया होगा, माफ़ करिएगा। यहाँ पर जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा यहाँ पर इमेज बने। ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाया, ऑब्जेक्टिव ने कहाँ बनाया होगा, अपने फोकल लेंथ पर बनाया होगा, क्योंकि जनरली हम ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है, और बहुत ज़्यादा दूर होने का मतलब इनफाइनाइट पे मानेंगे, और उसका इमेज फोकल लेंथ पे बनता हुआ, उसका इमेज फोकल लेंथ पे बनता हुआ मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर अगर ये इमेज इस एरेक्टिंग लेंस के 2f पर आ जाए, 2f डिस्टेंस पर आ जाए, तो 2f डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसका इमेज इन्वर्टेड बनेगा, बिहाइंड द लेंस बनेगा, और यहाँ के अंदर 2f पर ही बनेगा अदर साइड में। तो इसका इमेज अगर ऑब्जेक्ट ऐसे होता तो इमेज ऐसे बनता। ऑब्जेक्ट ऐसे है, इसके लिए I1 क्या है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है, उतने ही डिस्टेंस पर उसका इमेज बनेगा। अब ये इमेज जो होगा बच्चों, दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, एंड दैट इज वाई ये आई पीस इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करेगा। और इस तरह से सेटिंग हम करेंगे कि ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये हमारा जो इमेज I2 है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रहा है, वो इस आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में आ जाए, ताकि इसका इमेज हमारे पास ऐसा ही वर्चुअल इमेज बड़ा सा बन पाए। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट से तुलना करें बच्चों, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारा जो फाइनल इमेज यहाँ के अंदर आया वो कैसा हो गया, एरेक्ट हो गया, बस थोड़ा सा सुधार हो गया। अब मैग्नीफिकेशन पर कोई प्रभाव तो ये डाला नहीं, बट मैग्नीफिकेशन के साइन को जरूर चेंज कर दिया। अभी तक मैग्नीफिकेशन निगेटिव में आ रहा होता था बच्चों, अब मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। इसके वजह से मैग्नीफिकेशन पर प्रभाव केवल साइन में पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन के मैग्नीट्यूड पर बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो जितना वहाँ पर पहले ट्यूब का लेंथ देख लीजिए, ट्यूब का लेंथ जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम अरेंज होगा वो क्या आ जाएगा, FO प्लस 2F प्लस 2F यानी 4F प्लस UE। यहाँ के अंदर FO प्लस 4F प्लस UE ट्यूब का लेंथ हो गया जनरल कंडीशन में, या पूछें लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में, यही हमारे पास ट्यूब का लेंथ हो जाएगा। अब अगला स्टैंडर्ड के हिसाब से पूछा जाएगा कि जब फाइनल इमेज हमारा इनफाइनाइट पे बन रहा था तो ट्यूब का लेंथ कितना होगा। बच्चों फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, फाइनल इमेज कौन बना रहा है, फाइनल इमेज बच्चों आई पीस बना रहा है। ये फाइनल इमेज किसका बना रहा है, I2 का बना रहा। तो हम चाहेंगे अगर इनफाइनाइट पे फाइनल इमेज बनना है तो हम चाहेंगे I2 आई पीस के कहाँ पे आ जाए, फोकल पॉइंट पे आ जाए, यानी UE की वैल्यू FE के बराबर हो जाए। UE की वैल्यू FE के बराबर यहाँ के अंदर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, ये दो सिचुएशन आप समझ गए। अब आगे देखें, मैग्नीफिकेशन का जहाँ तक सवाल है, जो मैग्नीफिकेशन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में था वही यहाँ होगा, बस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
वहाँ था माइनस एफ ओ अपान यू ई, यहाँ हो जाएगा प्लस एफ ओ अपान यू ई। ठीक है, वहाँ के अंदर यहाँ माइनस लगा हुआ था, बाकी तो आपको याद होगा, भूल गया हो तो रिवर्स होके थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस रहेगा, बाकी सब चीज़ें वैसे ही एज इट इज कॉपी होंगी। यहाँ के अंदर बच्चों मैग्नीफिकेशन उस केस में ये रहा मेन इक्वेशन। मैग्नीफिकेशन उस केस में जब फाइनल इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल के केस में मैग्नीफिकेशन आ रहा था वहाँ था माइनस एफ ओ अपान एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपान डी। यहाँ माइनस नहीं होगा, बस यहाँ क्या होगा प्लस, लिखो या ना लिखो। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, मैग्नीफिकेशन उस केस में जब फाइनल इमेज हमारा इनफाइनाइट पे बने, बताओ एस्ट्रोनॉमिकल में क्या आ रहा था, यहाँ माइनस आ रहा था, तो टेरेस्ट्रियल में यही माइनस हटा देना है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर होगा। अब यहाँ सवाल उठा कितने लेंस यूज किए गए, तो यहाँ पर एक ज़्यादा लेंस यूज हुआ है, यानी टोटल यहाँ 3 लेंसेज यूज हुए हैं। तीनों ही का नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग टाइप का नेचर है। सबसे बड़ा साइज किसका है, ऑब्जेक्टिव का है। सबसे छोटा साइज किसका है, एरेक्टिंग लेंस का है। और बीच में कौन आ रहा है, आई पीस आ रहा है। सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ किसका है, सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का है। सबसे कम फोकल लेंथ किसका है, एरेक्टिंग लेंस का है। बीच में किसका फोकल लेंथ है, आई पीस का है। सबसे ज़्यादा डायामीटर किसका है, ऑब्जेक्टिव का है। सबसे कम डायामीटर किसका है, एरेक्टिंग लेंस का है। सबसे बीच में, सबसे नहीं, बीच में बच्चों किसका यहाँ पर डायामीटर आएगा, तो बीच में इन दोनों के बीच में अगर डायामीटर की बात करें, सबसे कम इसका, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का, और बीच में हमारा किसका आ जाएगा, आई पीस का। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर ये सिचुएशन बन के आएंगे। रहा सवाल इमेज कैसा कैसा बनेगा, तो इमेज यहाँ पर बच्चों टोटल 3 इमेज बनेंगे। पहला इमेज ऑब्जेक्टिव बनाएगा, जो कि यहाँ रियल होगा, इन्वर्टेड होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। दूसरा इमेज कौन बनाएगा, एरेक्टिंग लेंस बनाएगा, जो ऑब्जेक्ट की तुलना में एरेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की तुलना में एरेक्ट होगा, लेकिन आप सॉरी माफ करिएगा, जो कि I1 की तुलना में एरेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की यहाँ पर बच्चों फाइनल इमेज हमारा I3 रहा। और ये I2 जो इमेज यहाँ बनाया गया है, ये किसके लिए बनाया गया, चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं, यहाँ पर सुन लीजिए ध्यान से। हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस बच्चों यहाँ के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका इमेज I1 बनाया। कहाँ पे बनाएगा, फोकल पॉइंट पे बनाएगा, यानी ये दूरी क्या होगी, FO। अच्छा, फिर ये एरेक्टिंग लेंस क्या करेगा, एरेक्टिंग लेंस इस I1 को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और इसका इमेज यहाँ पर बनाएगा। I1 जो हमारे पास है बच्चों, ऑब्जेक्ट की तुलना में इन्वर्टेड है, रियल है। जो हमारा I2 है वो I1 की तुलना में, I1 के कंपेरिजन में क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्टेड होगा। अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए तो एरेक्ट होगा। ठीक है, एरेक्ट होगा, सीधा होगा, रियल होगा। और यहाँ पर बच्चों अब ये I2 इस तरह से सेटिंग रखी जाएगी कि यहाँ पर I2 कहाँ आ जाए, इस आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में कहीं आ जाए, ताकि वर्चुअल इमेज इसका यहाँ कहीं बन पाए। तो बात यहाँ ज़्यादातर होती है फाइनल इमेज की। फाइनल इमेज हमारे पास I3 हुआ, जो कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम देखें, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें बच्चों, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम देखने जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों वर्चुअल, एरेक्ट और एनलार्ज। लेकिन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर इसकी साइज देखें, एनलार्ज भले ही है, एनलार्ज I2 के रेस्पेक्ट में है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अभी भी ये छोटा होगा, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर इमेज का नेचर। रहा सवाल यहाँ के अंदर बच्चों, अगर फोकल लेंथ हमें सेट करना हो तो कैसे सेट करेंगे कि मैग्नीफिकेशन हमें ज़्यादा मिले। बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल को सोचिए, हम चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम चाहेंगे आईपीस का फोकल लेंथ कम से कम हो, ताकि मैग्नीफिकेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे ये सारे जो इक्वेशंस बने हैं, जितने भी अब तक मैंने बताए, चाहे वो माइक्रोस्कोप का हो, टेलीस्कोप, ये जो इक्वेशन बना के मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज हो चुका है। जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो इन इक्वेशन में डेटा को केवल उसकी वैल्यू फीड करनी है, ना कि साइन कन्वेंशन के बारे में आपको सोचना है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बच्चों हमारा अगला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप क्या होता है? देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में थोड़ा सा चेंज किया गया।
जो हमारा आईपीस कन्वर्जिंग नेचर का हुआ करता था उसको इस बार मैंने डाइवर्जिंग नेचर का कर दिया है। देखिए थोड़ा सा चेंज होगा बच्चों, यहाँ डाइवर्जिंग नेचर का लेंस मैंने लगाया है, ऑब्जेक्टिव तो जैसे था वैसे है, अभी इसको मैंने कन्वर्जिंग नहीं बल्कि डाइवर्जिंग नेचर का आईपीस को लगा रखा है। अब यहाँ दूर स्थित कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज सपोज करें यहाँ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, बनता नहीं है, यहाँ बनता हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हो, इसके लिए यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट प्रतीत होता है और इस ऑब्जेक्ट को ट्रीट करके इसका इमेज यहाँ कहीं बन रहा होता है, वर्चुअल और एरेक्ट इमेज यहाँ के अंदर बन रहा होता है। समझ आया बच्चों? अब यहाँ पर अगर डिस्टेंसेस को मैं देखूँ तो ये क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो इसका इमेज मान लो ये ना होता, उस समय इसका इमेज यहाँ कहीं बन रहा होता। यहाँ के अंदर बच्चों ये रहा एफ ओ, कहाँ पे बनाता? अपने फोकल लेंथ पर बनाता। बट इनफैक्ट क्या होता है, जैसे ही लाइट किरणें इससे गुजरती हैं इसको डाइवर्ज कराने लगता है। कोई लाइट रे यहाँ से गया इसको डाइवर्ज कराने लगा, ये कोई लाइट रे ऐसे आ रहा था उसको बच्चों ये डाइवर्ज कराने लगा, तो यहाँ इमेज बन नहीं पाता। इनफैक्ट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा और इसका इमेज यहाँ कहीं बन रहा होगा। यहाँ पर बच्चों इमेज जो फाइनल हमारे पास बना, आई पीस ने बनाया, आई पीस से उसकी डिस्टेंस मैंने वी लिया है और यहाँ के अंदर आई पीस से हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक तरह से उसका हमने डिस्टेंस क्या लिया? यू लिया है। इस स्टैंडर्ड के अनुसार अगर मैं इस ट्यूब का लेंथ देखूं तो कितने के अंदर इसको एडजस्ट किया जाएगा? डिजाइन उधर उधर बना लें बात अलग है, लेकिन कम से कम कितना रखना पड़ेगा? तो रखना पड़ेगा एफ ओ दिस होल मच डिस्टेंस माइनस दिस मच। ठीक है, देखिएगा इसमें अलग से साइन कन्वेंशन ना यूज करने लगे। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी नपा तुला है, बस आपको वैल्यू रखना है। यहाँ मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है तो क्या होगा? ऐसे केस में बच्चों हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर केस आ गया तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा? नहीं माफ करिएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए भी यही एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है इसके लिए पूछा जाए तो यू की वैल्यू हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? इसके बच्चों फोकल लेंथ पे होना चाहिए, यानी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ई। तो यहाँ बन जाएगा एफ ओ माइनस एफ ई, उस केस में ट्यूब का लेंथ। बच्चों रहा सवाल मैग्नीफिकेशन का, जो एस्ट्रोनॉमिकल के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू थी यहाँ पर ऐसे था, यहाँ माइनस था, तो यहाँ तो प्लस में मैग्नीफिकेशन होगा, पहली बात प्लस होगा। एस्ट्रोनॉमिकल के केस में यहाँ प्लस हुआ करता था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि फोकल लेंथ जब हम उसका रखेंगे ना आई पीस का तो निगेटिव में होगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, बस इतना सा अंतर होगा। बाकी इनफाइनाइट पर अगर हमारा फाइनल इमेज बन रहा है तो बच्चों यहाँ के अंदर बस वही एस्ट्रोनॉमिकल वाला केस होगा, एफ ओ अपान एफ ई, बस इतना इसके लिए आप याद रखिएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। क्या होता है ये, आइए समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों सपोज करिए हम किन्हीं दो चीज़ों को देख रहे हैं, आपको ये मैं दो पॉइंट्स बना रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग दिख रहे होंगे, अलग अलग दिख रहे होंगे क्योंकि हमारा आई इसे अलग अलग करके देख रहा है। हमारा आई क्या है? नेचर का बनाया हुआ एक ऑप्टिकल डिवाइस है, वो इसको इन दोनों को अलग अलग करके देख रहा। बच्चों मैंने दो ऑब्जेक्ट यहाँ के सामने आपके सामने रखा है, ये देखिए दोनों अलग अलग अभी दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम कर देते हैं। अभी भी आपको शायद ये दोनों अलग अलग दिख रहे हों, इन दोनों के बीच की दूरी हम थोड़ी और कम कर देते हैं, बच्चों ये देखिए, शायद आपकी आई अगर स्वस्थ होगी तो अभी भी इन दोनों को अलग अलग देख रही होगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं और कम करने जा रहा हूँ। फिलहाल मार्कर से उतना कम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ये देखिए, शायद अब ऐसा हो, अगर बिल्कुल मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा गैप इन दोनों में दिख रहा है, लेकिन शायद आपको ये गैप ना दिख रहा हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा जैसे ये दोनों चिपके हुए हों, कहीं ना कहीं हल्का सा टच करते हुए अगर आप दूर से देखोगे आपको प्रतीत होगा, लेकिन बहुत ध्यान से देखो तो इनके बीच में हल्का सा गैप है। इसका मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बच्चों एक लिमिट से कम हो जाए तो वो दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल
मर्ज होते हुए, मिलते हुए प्रतीत होंगे, उनको अलग अलग देख पाना पॉसिबल नहीं होगा। बच्चों अगर इसी को किसी मैग्नीफाइंग लेंस से आप देखोगे तो ये लगेगा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आप अगर खुली हुई आँख से इनको देखोगे तो लगेगा बीच में हल्का सा टच हो गया है। इनफैक्ट क्या होता है यहाँ के अंदर बच्चों, जब मैग्नीफाइंग लेंस हम लगाते हैं तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हो जाता है और रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। तो पहले समझ लिए दोनों होते क्या हैं। दो ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच का बच्चों मिनिमम डिस्टेंस, जो कि कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भले ही वो हमारा आई ही क्यों ना हो, जो कि कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसको अलग करके देख पाए, अगर उससे भी कम करेंगे तो वो दोनों ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग करके नहीं देख पाएगा, दोनों को चिपका हुआ पाएगा, दोनों को टच करता हुआ पाएगा। बच्चों मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच एन ऑप्टिकल डिवाइस कैन सेपरेट देम, कैन इंडिविजुअली वॉच देम। बच्चों यहाँ पर ऐसे केस में बच्चों उस ऑप्टिकल डिवाइस कि उसको हम कहेंगे रिजॉल्विंग लिमिट। सपोज करिए यहाँ पर हमने किया 0.01 मिलीमीटर, मान लीजिए मैंने 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा कर दिया, मैंने किया 0.1 मिलीमीटर। आप कह रहे हो सर हम यहाँ तक देख ले रहे हैं अलग अलग, इससे कम हम करने गए 0.01 मिलीमीटर, कह रहे हो सर अब हम इन दोनों को टच करता हुआ पा रहे हैं। तो बच्चों मिनिमम जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हो, जिसको कि यहाँ के अंदर कोई ऑप्टिकल डिवाइस अलग अलग करके देख सके, उसको हम रिजॉल्विंग लिमिट का नाम देते हैं। और रिजॉल्विंग लिमिट का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों, उसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। अब मैंने कहा दो डिवाइस हैं, एक का रिजॉल्विंग लिमिट है सपोज करिए 2 माइक्रोमीटर और एक का रिजॉल्विंग लिमिट है सपोज करिए 5 माइक्रोमीटर। तो मैंने कहा कौन डिवाइस अच्छा है, ये वाला डिवाइस अच्छा होगा जो 2 माइक्रोमीटर तक भी अलग अलग करके देख पा रहा है। तो बच्चों इसलिए जितना रिजॉल्विंग लिमिट कम होगा, रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, वो डिवाइस उतनी ही अच्छी, उतनी ही एक्यूरेट मानी जाएगी। यहाँ के अंदर अब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दो का केस होता है। मेरे प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोप के केस में रिजॉल्विंग लिमिट क्या होगा और यहाँ रिजॉल्विंग पावर क्या होगा। रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट। समझिएगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट ऐसे पास पास रखे हुए हों, बच्चों यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स पास पास रखे हैं, किसी ऑप्टिकल डिवाइस से हम देख रहे हैं, तो यहाँ के अंदर बच्चों ये दोनों ऑब्जेक्ट लगभग एक ही ऑब्जेक्ट की तरह से प्रतीत हो रहे हैं। और यहाँ के अंदर इनके द्वारा ये हमारे पास लेंस है, एक रे यहाँ गया, एक रे यहाँ गया, बिल्कुल किनारे वाले रे को मैंने दिखाया, इसके बीच से एक लाइन खींचे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा हो, इसको कहेंगे हाफ ऑफ द कोन एंगल अल्फा, हाफ ऑफ द कोन एंगल अल्फा। ये जो लेंस के बाहर का मीडियम है उसको मैं म्यू मान ले रहा हूँ। तो यहाँ के अंदर बच्चों जो रिजॉल्विंग लिमिट इस लेंस के लिए आ जाएगा, इस डिवाइस के लिए आ जाएगा, वो आएगा माइक्रोस्कोप के केस में लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू साइन अल्फा। लैम्डा इन द सेंस जिस लाइट को हम यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ क्या है, डिवाइडेड बाई 2 म्यू, 2 टाइम्स ऑफ म्यू। म्यू क्या है, लेंस के चारों तरफ का, इसके सामने का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, साइन अल्फा। अल्फा क्या यहाँ है, हाफ ऑफ द कोन एंगल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर अगर मैं देखने जाऊंगा तो रिजॉल्विंग पावर की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 2 म्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, मान लो यहाँ हवा हो चारों तरफ, जनरली यही तो होता है, एयर में ही हम लोग हैं, तो यहाँ म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है 1। मान लो वाटर में हम यही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो म्यू की जगह पर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है बच्चों, तो डिपेंडिंग ऑन दी मीडियम। यहाँ के अंदर अगला हमारे पास टेलीस्कोप के लिए क्या केस होगा। टेलीस्कोप के लिए बच्चों थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, रिजॉल्विंग लिमिट को सही से बोलते हैं एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट, और यहाँ पर जो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर है उसको अच्छे से बोला जाता है एंगुलर रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग लिमिट हमारे पास बच्चों यहाँ के अंदर आ जाता है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। यहाँ डी क्या है, जो लेंस मैंने यूज किया, लेंस का अगर फ्रंट व्यू देखें तो ऐसे होगा, इस लेंस का क्या है, डायामीटर है, दैट इज डी। तो 1.22 लैम्डा बाई डी ये हमारे पास हो जाएगा रिजॉल्विंग लिमिट। और यहाँ के अंदर बच्चों एंगुलर रिजॉल्विंग पावर की बात अगर करें तो यहाँ के अंदर हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल डी डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें भी दो होते हैं लेकिन आपके एग्जाम में यही इक्वेशन यूज होता है, इसी को याद रखिएगा। अच्छा,
यहाँ के अंदर बच्चों अगर सिचुएशन को ध्यान से समझने का, सीखने का प्रयास किया जाए तो रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता, आई होप आप समझ गए होंगे। रिजॉल्विंग पावर क्या होता, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर रिजॉल्विंग लिमिट की यूनिट अगर हम देखेंगे तो मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम यानी लेंथ की यूनिट के बराबर आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यूनिट लेस है। देखिए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस, साइन अल्फा बीटा, साइन कुछ हो टेन कुछ हो, यहाँ के अंदर यूनिट लेस मीटर आएगा। और रिजॉल्विंग पावर की यूनिट पर मीटर, पर सेंटीमीटर, पर एंगस्ट्रॉम, पर नैनोमीटर इस तरह से आएगा। लेकिन अगर टेलीस्कोप में जाएंगे तो लैम्डा बाई डी, लेंथ अपॉन लेंथ, ये बच्चों यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एंगुलर रिजॉल्विंग पावर भी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हो जाएगा। इनफैक्ट ये एंगल का कंपैरिजन कर रहा है, एक तरह से बच्चों ये एंगल की बात हो रही है, और इसलिए यहाँ पर ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मोर इज द रिजॉल्विंग लिमिट, more is the resolving limit, lesser will be the accuracy of the optical device, lesser is the resolving limit, greater will be the resolving power and device will be more accurate. ओके बच्चों अगला एक बहुत फेमस डिवाइस है, आइए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी या यूँ कह लीजिए इन्वेंशन, यहाँ पर बच्चों डिस्कवरी कहना गलत होगा, इन्वेंशन कहना चाहिए, यहाँ इन्वेंशन रहना चाहिए बच्चों, माफ़ करिएगा, इन्वेंटेड बाय नॉल एंड रस्का। यहाँ दो जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिनका नाम नॉल एंड रस्का था, और इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। खास बात ये कि यहाँ पे कोई लाइट यूज नहीं होती है, यहाँ लाइट के जगह पर इलेक्ट्रॉन की बीम यूज होती है, और इलेक्ट्रॉन की बीम जब चलती है बच्चों तो उसके साथ एक डी ब्रोगली वेव चल रहा होता है, मैटर वेव चल रहा होता है। इस मैटर वेव का वेवलेंथ बहुत कम होता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा रिजॉल्विंग लिमिट जो हमारे पास था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के था। अभी आप जाके थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हो, मैंने भी बताया है। लैम्डा देखिए ऊपर आ रहा था, तो लैम्डा को जितना मैं कम करूँगा रिजॉल्विंग लिमिट उतना कम होगा, जितना कम रिजॉल्विंग लिमिट होगा उतना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा, वो डिवाइस उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पर इसके लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए यही टेक्निक अपनाया जाता है। यहाँ के अंदर लैम्डा की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो h/p, h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई के इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी। बच्चों बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर चल रहे होते हैं, और उस वजह से यहाँ लैम्डा की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। और लैम्डा की वैल्यू काफ़ी कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग लिमिट होता है वो बच्चों हो जाता अप टू 1 एंगस्ट्रॉम, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम तक के अंतर को ये दिखा देता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। समझ गए बच्चों हमारा अगला टॉपिक है क्रोमेटिक एब्रेशन। आइए जरा देखते हैं वर्ड विपथन। सपोज करिए कोई व्हाइट लाइट बच्चों इस तरह से किसी लेंस को पास कर रही हो। जब व्हाइट लाइट किसी लेंस को पास करके बाहर निकलेगी तो इनफैक्ट होगा क्या, ये जो हमारा लेंस है बच्चों, इसमें जब व्हाइट लाइट प्रवेश करेगी, एंट्री लेगी, तो यहाँ इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 कंस्टिट्यूएंट कलर है, VIBGYOR। ये हमारा जो लेंस है अलग अलग कलर का अलग अलग तरह से स्वागत करेगा, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग ऑफर करने का मतलब हुआ कि फोकल लेंथ भी यहाँ पर अलग अलग ऑफर हो रहा होगा। अगर बच्चों फोकल लेंथ अलग अलग ऑफर हो रहा होगा तो यहाँ पर सिचुएशन ये फोकल लेंथ अलग अलग ऑफर होने का मतलब ये हुआ कि ये जो व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलग अलग पॉइंट पर जाके मिलेंगे। इसका मतलब कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट जो होगा उसका इमेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना बनकर बच्चों यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे बिखरा हुआ प्रतीत होगा, और इस तरह से यहाँ पर कलर्ड इमेज बन करके आएंगे, और ये बिखरे एक पॉइंट पर नहीं बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस तक दिखेंगे। लेंस के इस ड्रॉबैक को, इस डीमेरिट को बच्चों हम लोग नाम देते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, वर्ड विपथन। यहाँ पर बच्चों जरा इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं
फोकल लेंथ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास होता है वो होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। भाई कोई भी लाइट इससे गुजरे, यहाँ पर इसके कर्वेचर वगैरह तो चेंज हो नहीं रहे हैं, मतलब ये जो ब्रैकेट जो मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी कर रखा है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह से अगर फोकल लेंथ को हमें कंपेयर करना है तो मैं कहूँगा 1/, फोकल लेंथ विल बी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, या उल्टा कहूँगा 1/f विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। एक बात तो स्पष्ट है, जिसके लिए बच्चों म्यू की वैल्यू कम होगी, म्यू की वैल्यू जिसके लिए यहाँ देख सकते हैं कम होगी, उसके लिए फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। रहा सवाल व्हाइट लाइट का, व्हाइट लाइट में बच्चों VI, BG, YO, R इस तरह के कलर अपीयर होते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किया जाता है बच्चों किसी लेंस के द्वारा, वो सबसे किसी लेंस या किसी बच्चों ग्लास के द्वारा या किसी मीडियम के द्वारा व्हाइट लाइट में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर होगा वायलेट के लिए और सबसे कम रेड के लिए। जिसके लिए बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा ऑफर होगा उसका फोकल लेंथ सबसे कम होगा, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे यहाँ पर कम ऑफर होगा उसका फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब रेड का फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगा और रेड लाइट बच्चों यहाँ पर कहीं जाकर कंसंट्रेट होगी, वायलेट के लिए फोकल लेंथ सबसे कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे वायलेट लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे आके कंसंट्रेट हो रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका मतलब यहाँ वायलेट रहा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इस तरह से बिखरे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ के अंदर ये रहा सिचुएशन, ये रहा कंडीशन, ये रहा बच्चों यहाँ के लिए तरीका। अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। यहाँ क्रोमेटिक एब्रेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बच्चों वो ये वाले डिस्टेंस के बराबर होगी, जो कि होगा फोकल लेंथ फॉर रेड माइनस फोकल लेंथ फॉर वायलेट, जो कि होता ओमेगा इंटू FY। यहाँ ओमेगा क्या है और FY क्या है, इंटरमीडिएट कलर का फोकल लेंथ, येलो कलर का फोकल लेंथ इक्वल टू होगा जियोमेट्रिकल मीन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एक्सट्रीम कलर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ के अंदर सिचुएशन बना। अब सवाल उठा यहाँ सर ओमेगा क्या नई चीज़ आ गई है, तो ओमेगा के बारे में मैं इतना कहूँगा बच्चों, इसको कहते हैं लेंस का डिस्पर्सिव पावर, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास होती है FR माइनस FV डिवाइडेड बाई FY। यहाँ इसको सॉल्व करने पर पतले लेंस का फार्मूला अगर लगाएं थिन लेंस का, तो उसके लिए बच्चों हो जाएगा μV माइनस μR डिवाइडेड बाई μY माइनस 1। थिन लेंस के लिए जो भी सिचुएशन होता है उसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं। तो बच्चों इस तरह का सिचुएशन, ऐसा केस आपको प्रिज्म में भी मिला होगा। तो यहाँ के लिए बच्चों फिलहाल ये हमारे पास आ गया डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर में एक और क्वेश्चन ये होगा कि सर ये डिपेंड कौन कौन से बातों पर करता है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये डिपेंड करता है यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि मटेरियल लेंस का कैसा है, मटेरियल इन द सेंस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। बच्चों ग्लास का होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, ओमेगा की वैल्यू कुछ और होगी। फाइबर का ले लिया गया, थोड़ा बहुत नेचर चेंज कर दिया गया, वहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, ओमेगा की वैल्यू बदल जाएगी। सर उसका शेप कितना है, उसका साइज कितना है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने मास का, कितने वॉल्यूम का लेंस है, इन सबसे डिस्पर्सिव पावर का कुछ भी लेना देना नहीं है। इन सारी बातों पर डिस्पर्सिव पावर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड अगर करेगा तो मटेरियल के नेचर पर यानी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। बच्चों एक छोटी सी चर्चा और करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास डिस्पर्सिव पावर होता है लेंथ अपॉन लेंथ है बच्चों, इसका मतलब ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा, ये यूनिट लेस होगा एंड क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। आई होप क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में जो नॉलेज आपको मिलना था मिल गया होगा और आप लोगों को ये बात समझ आया होगा। जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्रोमेटिक एब्रेशन से मिलता जुलता एक टॉपिक है। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, अभी तक क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या था, डिफरेंट कलर के लाइट आ रहे थे, वाइट में 7 कलर थे और वो अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर हुआ, जिसकी वजह से अलग अलग फोकल लेंथ ऑफर हुआ और अलग अलग जगह जाके कंसंट्रेट हुए, यहाँ फैला हुआ इमेज मुझे मिला।
लेकिन यहाँ पर मान लो वाइट, एक मान लो रेड ऑब्जेक्ट है रेड कलर का, उससे सारी लाइटें तो रेड ही जा रही है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट जा रही है। यहाँ पर फिर भी ये देखा जाता है कि इमेज एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ना कंसंट्रेट होकर अलग अलग जगहों पे जाके बच्चों कंसंट्रेट हो रहा है। इमेज के फॉर्मेशन के इस ड्रॉबैक को बच्चों हम लोग नाम देते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन यहाँ के अंदर पूछा जाएगा क्यों होगा, तो बच्चों ये होता है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से होता है, अलग अलग दोनों लेंस, दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह से डेविएशन होता है और इस वजह से ऐसा ड्रॉबैक देखा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात पूछा जाता है कि इसको दूर करने का क्या टेक्निक होगा, तो इसको दूर करने का एकदम से तो दूर कर नहीं पाएंगे, इसको कम करने का टेक्निक ये होता है, ये जो बीच में रेज आ रहे हैं इनको रोक दिया जाए। इसको रोकने के लिए यहाँ स्टॉप लगा दिया जाता है, ब्लैक पेपर लगा दिया जाए कुछ ऐसा जो इसको यहीं रोक दे। तो बच्चों केवल ये वाले रेज जाके मिलेंगे तो यहाँ पर एक ही जगह पे इमेज बनेगा, लेकिन ऐसा करने से इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक बात कि दूसरा यहाँ पर तरीका होता है, पूछा जाता है और कौन सा तरीका है, तो बाय यूजिंग क्रॉस्ड लेंसेज। क्रॉस्ड लेंस का यूज करके भी इस ड्रॉबैक को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।